अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाजरीन, नरेंद्र मोदी की और हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी जारी है। शिद्दत के साथ अगर हम कहें तो इसमें इजाफा हो रहा है और आपने देखा कि मकबूजा वादी के अंदर तो मजालिम एक तरफ, लेकिन अपने ही किसानों के साथ जो सलूक रवा रखा हुआ है हिंदुस्तान में, आरएसएस ने, बजरंग दल ने और शिवसेना ने और उसके साथ जो दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं जो कत्ल गारत पे, बलि चढ़ाने पे, खून पर यकीन रखती हैं और किसानों के साथ अपने ही किसानों के साथ पूरी दुनिया में जहां हम डेमोक्रेसी या जमहूरियत की, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वहां प्रोटेस्ट होते हैं, एहतजाज होते हैं, लेकिन मुनज़्ज़म एहतजाज को भी रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए टीमें बनाई जाती हैं जो उसके साथ नेगोशिएशन करती हैं। कुछ लोग कुछ दो की बात करती हैं और यही जमहूरियत का हुस्न भी है। लेकिन एक बदनुमा दाग है नरेंद्र मोदी और उसके आरएसएस और जो बरसरे इक्तदार है इस वक्त, और उन्होंने जमहूरियत का न सिर्फ चेहरा मसख किया, नेहरू का इंडिया बदल दिया हिंदू इंतहा पसंद और एक हिंदू स्टेट और एक रियासती दहशतगर्दी की पहचान बन चुकी है पूरी दुनिया में। और अपने किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा देना, अपने किसानों के लिए खंदकें खोदना, अपने ही लोगों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में शहरियत से महरूम कर देना, उन पर पैलेट्स गन का इस्तेमाल, उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग और शदीद किस्म का जो एहतजाज इससे पहले भी किया गया, उस एहतजाज को रोकने के लिए भी जो हरबे इस्तेमाल किए गए, ये पूरी दुनिया में इसकी नवीद कोई मिसाल नहीं मिलती। इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे और आज मकबूल भट्ट की बरसी मनाई जा रही है। आप सब जानते हैं किस तरह उनको तिहाड़ जेल में सुपुर्द खाक किया गया। इवन कि उनके जो अपने लवाहिकीन हैं, जो उनके अपने चाहने वाले हैं, उनको आखिरी दीदार भी नहीं करवाया गया। आज पूरी दुनिया में ये बरसी मनाई जा रही है। 11 फरवरी 1984 को इस आज़ादी पसंद तहरीक के बड़े एक नामवर नाम यानी मकबूल भट्ट, जिनको तिहाड़ जेल में एक तो उनको फांसी दी गई। फांसी में ना कोई शवाहिद थे, ना कोई अदालत थी, अपनी ही अदालत लगा दी गई और उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये मजालिम का सिलसिला जारी ही था। इस प्रोटेस्ट के दौरान भी अगर हम बात करें तो एक और रियासती दहशतगर्दी का वाकया सामने आया। सरफराज अहमद 60 साला, जिसको बारामूला में शहीद कर दिया गया और ये वाकया भी एक अलमनाक वाकया है जिसमें जिसके हवाले से आज मकबूजा वादी में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इन तमाम तर अमूर को ज़ेरे बहस लाएंगे। एक ट्राइका, जिसकी मैं पहले भी ब्रिगेडियर साहब, जिनका मैं थोड़ी देर में आपसे तारुफ करवाऊंगा, मैंने अपने लास्ट शो में भी उनसे इस ट्राइका के बारे में बात की थी जिसमें नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। ट्राइका तो टूट गया, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वही रूहें आज भी एक दूसरे के अंदर रची बसी हुई हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंदी और कौम परस्ती की बात करते हैं। क्या आज भी पूरी दुनिया इसकी मुतामिल हो सकती है, इस तकसीम की मुतामिल हो सकती है? इसके तदारुक के लिए क्या इकदामात करने चाहिए? और ख़ास तौर पर जो मैं किसानों की तहरीक की बात करता हूं, उसका आज जो हम डिबेट का हिस्सा बनाएंगे, उसमें सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया गया है उनकी जानिब से और उन्होंने कहा हम टूल टैक्स देने से भी इनकार करते हैं, यानी इस नहज तक पहुंचा दिया है अपने ही लोगों को। इन तमाम तर उमूर को ज़ेरे बहस लाएंगे और उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तारुफ करवाते चले, चौधरी खादिम अली मांडला साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सरपरस्त आला हैं, नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी खादिम अली मांडला साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नसीम सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नसीम सदीकी साहब आपका। और एक मरतबा फिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टू द पॉइंट बात करने वाले, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के बात करने वाले। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दिफाई उमूर के भी माहिर हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे ही करते हैं। पुरअमन भारतीय किसानों की तहरीक सिविल नाफरमानी में तब्दील हो चुकी है। इस नहज तक पहुंचाने में मोदी का किरदार और रियासती दहशतगर्दी किस हद तक कार फरमा है? सर बहुत बहुत शुक्रिया सजाद। मैं एक फॉर्मर लीडर है इंडिया में, राकेश व्यास। मैं सिर्फ उनकी कोटेशन से या जो कुछ उन्होंने कहा है उससे आगाज करूंगा जी। उन्होंने कहा था कि एक अंग्रेजी में उसने स्टेटमेंट दी थी कि जस्ट लाइक द बिग फिश ईट स्मॉल फिश, इन दीज लॉज बिग बिजनेस विल ईट अस अप नाउ। अब ये बीबीसी ने भी कोट दिया। इसके अंदर तमाम की तमाम फॉर्मर प्रोटेस्ट का जो लुब्बे लुबाब है वो पोशीदा है। यानी ये फार्मर एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन एक्ट जो लेके आए हैं और उसके अंदर इन्होंने
जो शिके क्रिएट किए हैं उसका बेसिक मकसद हमें समझना क्या है कि उनमें फार्मर्स जो उनके दोस्त भी हैं, उनकी फैमिलीज भी हैं, और वो आके इतने दिनों से दिल्ली में रह रहे हैं। सिर्फ सिर्फ अब ये सिर्फ एक पंजाब तक मुख्तसर नहीं रह गया, इसमें कर्नाटका से भी लोग आए हैं, इसमें ईस्टर्न साइड से भी लोग आए हुए हैं, इसमें राजस्थान से भी लोग आए हुए हैं। तो एक तो इसको खालिस्तान से अलग रख के समझना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि वो फार्मर्स के अंदर पहले से ही एक थिंकिंग चल रही थी, एक ग्रीवियंस चल रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि फूड प्रोड्यूस के लिए हमें जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, या जिस तरह हमें फूड डिमांड से मिलना है, या हमारा जो पानी और बाकी प्रॉब्लम है, वो इंडियन गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो अब ये जब इंडियन वर्क जो फार्मर पे काम करते हैं, और वो अपना मतलब ये 1/6 ऑफ इंडियन जीडीपी कम्स थ्रू द फार्मर। तो अब जब आप उनके ऊपर ऐसे लॉज लगाएंगे जो ये कहेगा कि उसके अंदर एक तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट है उसके ऊपर जो आप फिजिकल बॉर्डर के बाहर जो पाबंदी लगाना चाहते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि कुछ स्पॉन्सर्स होंगे जो एंगेज होंगे फार्मर के साथ उनकी प्रोड्यूस को खरीदने के लिए। अब जब इसको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो फार्मर के प्लव करने का या काश्त करने का एक तरीका कार होता है, उस तरीका कार में गवर्नमेंट भी होती है, कोई प्राइवेट सेक्टर के भी लोग होते हैं, और फिर वो जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों से पैसा लेके जब वो काश्त करता है तो काश्त के बाद वो उनको चीजें रिटर्न भी करता है। अब जब उसकी प्रोड्यूस से आप उसका होल्ड खत्म कर देंगे और जब आप उसके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे तो फिर वो क्या करेगा, वो नेचुरली प्रोटेस्ट तो करेगा। तो अब ये प्रोटेस्ट जो है, और नरेंद्र मोदी, और जैसे आपने कहा ट्राइका का, एक तो ट्राइका आपने मेंशन किया, एक इंडियन के अंदर दहशतगर्दों का एक ट्राइका है जी, एक टेररिस्ट लीडर्स का एक ट्राइका है, वो है ट्राइका मोदी का, अजीत डोभाल, अमित शाह का, अजीत डोभाल का, बाबू बजरंगी का, मोहन भगवत का, जो योगी का, और उस ट्राइका के अंदर बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, जिनका नाम अंबानी है या जिनका नाम अदानी है, और वो लोग हैं जिन्होंने फंड किया है नरेंद्र मोदी की पूरी जो कैंपेन है, और जो दहशतगर्दों का ताकत में आना है, अब वो उस चीज से फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा कि राफेल तैयारों की जब डील हुई उसमें किक बैक और कमीशन की जो बातचीत आई, तो उसमें किन लोगों के नाम आए, उन्हीं लोगों के नाम आए जो अब पीछे खड़े हुए हैं इस बिल्स को, क्योंकि वो उन जमीनों पे अब कब्जा करना चाहते हैं, किसान का असर एलिमिनेट करके, जो जमीनें किसान जो है बड़े अरसे से काश्त कर रहा है। तो ये तो एक डायरेक्ट उसकी जो सिर्फ वो कहते हैं ना प्रोड्यूस पे नहीं, बल्कि ये किसान की शेयरक पे हमला है। और ये जो एम्पावरमेंट एक्ट बता रहे हैं, ये एपीएमसी एक्ट बता रहे हैं, ये किसी भी तरह एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होंगे कि इससे शॉर्ट टर्म नहीं, इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी अहम चीज इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, ज़राअत पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हमने देखा पिछले 10 सालों में, इनके पहले ही 3 सालों में जो ज़रई अजनास थी, ज़रई पैदावार थी, उसमें पहले 10% कमी आई, फिर उसके बाद बतदरीज इसमें मजीद कमी आई। आज इस प्रोटेस्ट को अगर हम देखें तो आप नहीं समझते कि एक फूड क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है पूरी दुनिया में? पहले ही हम अगर बात करें तो इथियोपिया के बाद या अफ्रीका का जो पहले क्राइसिस था, उसके बाद हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां भूख से लोग मर जाते हैं। तो आप नहीं समझते कि अब अमवात का जो रेशो है वो भी बढ़ने जा रही है और एक क्राइसिस पैदा हो सकता है, और ये डेलिबरेटली सब कुछ किया जा रहा है इस पूरे ट्राइके की, और जिसका आपने योगी आदित्यनाथ और अजीत डोभाल और मोदी और उसके जो दीगर लोग इस पे कार फरमाएं? सजाद, बात यह है कि ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये जनरली रीजन का प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि आप देखिए 1.7 बिलियन पीपल है, जो 1/4 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है, जो साउथ एशिया में रहते हैं, और उसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि 399 मिलियन लोग हैं, जो 40% ऑफ दुनिया के गरीबों का 40% कॉन्टेक्स्ट है, वो गरीब है, और वो 1 से लेके $25 तक कमाता है। फिर कोई 281 मिलियन लोग हैं इस खित्ते में जो अंडर नरिश्ड है। अब अंडर नरिश का आपको मतलब समझते हैं कि उनको 281 मिलियन लोगों को खुराक पूरी नहीं मिल रही। तो अगर ये इंडिया का फार्मर, जो उन फार्मर्स में 68%, 68% वो लोग हैं जो 1 हेक्टर से कम लैंड ऑन करते हैं, और 6% है जो इवन सिर्फ इसमें इंडिया में प्राइस सपोर्ट जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो ये यानी इनमें से आधे वो है जिनके पास
काफी नहीं होता बेचने के लिए। सही। तो जब आप काश्त नहीं करेंगे तो फूड शॉर्टेज होगी। आगे मैंने आपका 281 मिलियन तो साउथ एशिया में अंडर नरिश्ड है। तो ये इंडिया जो अपनी प्रोड्यूस सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बाकी इलाकों के अंदर जाता है, उसके अंदर आप सोचती कि एक फूड शॉर्टेज किस तरह क्रिएट होगी। तो इसका जो वर्ल्ड फूड बॉडीज है उनको भी इसका नोटिस देना चाहिए कि भाई ये इंडिया की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये प्रॉब्लम इफेक्ट कर रही है दुनिया में गरीब आदमी को, इस रीजन में गरीब आदमी को इफेक्ट करेगी। तो अगर वो किसान अपनी फसल टाइम पे नहीं लगाएंगे, उनकी फैमिलीज तो इफेक्ट होंगी। सही ब्रिगेडियर साहब, ये एक रीजनल क्राइसिस हो सकता है। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे, एक तो उस रीजनल क्राइसिस पे जरा बात कीजिएगा। पूरी दुनिया इस वक्त ये कह रही है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा हिस्सा खुराक का, ये भी कहा जाता है, इस पे बड़ी तहकीक भी हुई है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा खुराक का ऐसे लोग इस्तेमाल कर जाते हैं जो काम काज भी नहीं करते। तो अगर ये फूड क्राइसिस खड़ा हो जाता है, ये तो इंटरनेशनल इशू बनेगा, रीजनल तो बनेगा, जिसकी मिसाल जो है ब्रिगेडियर साहब ने भी दी। और दूसरा, साथ में ये भी बताइएगा, प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में होते हैं, एहतजाज पूरी दुनिया में होते हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए, क्या उन पे ट्रैक्टर चढ़ा दिए जाते हैं? क्या उनके लिए खंदकें खोद दी जाती हैं? क्या उनके साथ कत्लो गारत के मामलात होते हैं? हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं, हम अफाम तफहीम से उसे हल करते हैं, जमहूरी अंदाज में करते हैं, हम उसके लिए टीमें तश्कील देते हैं जो प्रोटेस्टर्स के साथ जाके नेगोशिएशन करते हैं। ये मिसाल कहीं पूरी दुनिया में आपने पहले देखी है, सुनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी तफसील के साथ सारी बातें समझाई हैं, लेकिन आप ये देखें कि दुनिया में किसी भी मुल्क में जो किसान होता है उसका असासा जो है वो ज़मीन और उसकी फसल होती है। यही उसका ओढ़ना बिछौना होता है, और साल में 2 या 3 मरतबा जो है वो अपनी फसल लगाता है और उसी पे डिपेंड करके वो पूरा अपना साल गुजारता है। तो आपने गरीबों के ऊपर जो है वो कदगन लगानी शुरू कर दी है। जो अंबानी है या दूसरे जो पहले ही अरबपति हैं, उनकी नज़र जो है वो गरीबों की ज़मीनों पर या उनके कारोबार के ऊपर है, और ये तो बहुत ही जुल्म है। आपने देखा कि मोदी जब से आया है इसने जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार हिंदुस्तान के अंदर गर्म कर रखा है। वहाँ हिंदुस्तान में पहले भी लीडर आते रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लीडर वहाँ पे गुजरे हैं, और उसको सेकुलर एक हिंदुस्तान कहलाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल इसको सिर्फ हिंदुस्तान कहना चाहिए, और वो भी आरएसएस का हिंदुस्तान, हिंदुत्व का हिंदुस्तान, जिसके अंदर हिंदू के अलावा जो हाँ जिसकी जो अकलियतों के लिए एक जहन्नुम बनता चला जा रहा है। और ये जो आपने किया कि फूड क्राइसिस आ सकता है खित्ते में, आप देखें कोविड की वजह से दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से बदले, और आने वाले दिनों में इसके अभी और आप देखेंगे क्योंकि असरात आएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद है, उसके अलावा कारोबार बंद है, बिल्कुल दुनिया का एक बिल्कुल पहिया जो है एक जाम हुआ हुआ है। उन दिनों में अगर आप ये हालात पैदा करेंगे, आप जो ज़रूरी अजनास है उनको लगाने वालों के ऊपर भी इस तरह की आप जुल्म बर्बरियत करेंगे, उनके मुतालबात नहीं मानेंगे, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाएंगे, ये क्या ज़हनियत है? ये बिल्कुल एक फाशिस्ट ज़हनियत है, ये हिटलर है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसको सही तशबीह दी थी कि ये नाजीज़म और हिटलरिज्म को दोबारा से जिंदा करना चाह रहा है इस खित्ते में। इस खित्ते में अवाम बहुत गरीब है। साउथ एशिया का ये हिस्सा यहाँ पे है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर अपने अनाज के ऊपर ही जो है डिपेंड करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने आते साथ ही मोदी को ये पैगाम भिजवाया था कि जंगो जदल को छोड़े, आए हम गुर्बत से मिलकर लड़ते हैं। और आप देखिए कि हमारे मुल्क में एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने, उससे किस तरह लोगों के घरों तक जो है वो माली इमदाद पहुंच रही है, और इमरान खान साहब का अज़म है कि वो गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये बात मोदी को समझ नहीं आ रही। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका एक ट्राइका बल्कि टेट्रिका बना हुआ है, जिसमें अमित देवल है, दूसरे लोग शामिल हैं, और उन लोगों ने बिल्कुल जो है वो कुछ तो खून के जो है वहाँ पे बाजार गर्म किए हुए, और किसानों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। आप उनके मुतालबात सुने, वो एक बहुत बड़ी कौम है, ये सरदार लोग जो है ये बड़े मेहनती होते हैं। इन्होंने पूरे पंजाब से जो फसल लगती है वो पूरे हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया तक में सप्लाई होती है। एक और मिथ तो नहीं कहेंगे, एक रियलिटी है, और ये खुद इंडियन ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं, उनके पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं। अगर आप उनके टॉक शोज देखें, मेरी तो बड़ी नजर होती है उस पर, वो ये कह रहे हैं कि ये मुनज़्ज़म एक प्रोटेस्ट करवाया भी गया, खुद रास्ता दिया गया, सारा कुछ करवाया। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो खित्ते को खतरा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जो बासी हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान को खुद टुकड़े करने के दर पर है। आप ये देखें कि एक ये सरदार बहुत बड़ी कौम है इंडिया के अंदर, और इनकी बड़ी खिदमत है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन जिस तरह उनको इस वक्त स्नप किया जा रहा है, पीछे धकेला जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कि उनको जो है अपना जो अभी आपने कहा था कि वो उसकी तरफ शुरू हो रही है, दूसरी तहरीक शुरू कर रहे, तहरीक सिविल नाफरमानी,
पानी, तो क्यों आपको उस नैच पे लेके जा रहे हैं? जो ये एहतजाज होते हैं, ये हक होता है। पाकिस्तान में भी आपने देखा पिछले दिनों एहतजाज हुआ, एक दिन एहतजाज हुआ, दूसरे दिन एहतजाज हुआ, तीसरे दिन मुआहिदा हुआ, और उसके बाद वो बात खत्म हो गई। जमहूरी अंदाज से जमहूरी गवर्नमेंट होती है, वो अपनी आवाम के साथ बात करती है, नसीम सिद्दीकी साहब को हल करती है। इस पे मैं आपसे मांडला साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप ये बताइएगा कि एक तरफ जब हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होता है, हिंदुस्तान के अंदर आवाजें शुरू होती हैं, जग हसाई होती है पूरी दुनिया में, सुबकी होती है, मजालिम जो है हिंदुस्तान मकबूजावादी में बढ़ जाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे इश्तियाल अंगेजी शुरू हो जाती है, ये बौखलाहट ही है और क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं या बता रहे हैं दुनिया को, नरेंद्र मोदी का असल चेहरा, ये मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो ओहदे मिल रहे हैं, जहाँ से वो प्रमोट हो रहा है, वो इस अपने अलामिये के ऊपर हो रहा है कि गुजरात से उसने शुरुआत की, मुसलमानों का जो कत्ल और गारत उसने कराई, वहाँ से उसको तमगे मिले। उन तमगों को प्रमोट होते जब वो 2014 में इक़्तिदार में आता है, उसके बाद 2019 में जब री इलेक्ट होता है, 303 नशिस्तें जब वो हासिल कर लेता है, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो जो पहले से ऐलान कर रहा था कि मैं 370 और 35A का खात्मा करूंगा, उसने वो किया। उसके बाद उसने सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है, वो शरीयत का बिल, उसको पास किया। उसके बाद जो उसके इन्वेस्टर थे, जो उसके फिनांसर थे, अंबानी था, जिंदल था, मित्तल था, टाटा ग्रुप थे, ये इतने उसके फिनांसर थे कि मैं आपको बताऊं कि कहते हैं कि $1 अरब उसके एमएच बिल्डिंग के ऊपर जो है ना उन्होंने लगाया। जब वो पैसा लगाते हैं तो उनका पैसा निकालने का यही तरीका भी यही होता है। मांडला साहब, गुफ्तगू को यहीं से हम दोबारा जोड़ेंगे क्योंकि एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। एक ब्रेक के बाद मांडला साहब की इस गुफ्तगू को और इस $1 अरब की इन्वेस्टमेंट का किस तरह वापसी इसकी होगी और इसकी वापसी में कितना कत्ल गारत और ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या इसके पीछे वही, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी यही बात की, इसी को एंडोर्स कर रहे हैं मांडला साहब। मजीद इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ चौधरी खादिम अली मांडला साहब मौजूद हैं और ब्रेक से कबल आप फरमा रहे थे मांडला साहब कि अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए अपने तशख़्ख़ुस को, यानी झूठा ही है सब कुछ, उसको बराबर करने के लिए बिलियन डॉलर्स जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं। डिसइंफो लैब का इंकशाफ हुआ, इसके अलावा जो जाली मीडिया आउटलेट्स हैं, अब तो ये वो इंकशाफात हैं जो डिसइंफो लैब ने किए। अभी तो बहुत सारे इंकशाफात बाकी हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है भारत के अंदर जो इदारे हैं वो क्यों खामोश हैं? सुप्रीम कोर्ट उनकी खामोश है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश है। चाहे अभी हम देखें कि वो अर्नब गोस्वामी का मामला आया था, वो भी कहीं खटास में ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़ी क्लियर बात है। जहां कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट अभी हिंदुत्व का पार्ट बना हुआ है। जैसे बाबरी मस्जिद का उन्होंने डिसीजन दिया, वो तमाम अफराद को बरी और जिम्मा करार दे दिया। तो इसका मकसद क्या था कि एक उस कोर्ट ने लाइसेंस दे दिया कि आप मस्जिद को गिराएं, मंदिर को गिराएं, चर्च को गिराएं, किसी भी मुकद्दस जगह को आप गिरा सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कोर्ट जिसकी बात करते हैं, जो भी आप उसका फैसला देखें, ये लॉकडाउन हुआ है जो मकबूजा कश्मीर में, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। ये जो सिखों का, किसानों का एहतजाज चल रहा है, इसके ऊपर जो है कई पिटीशन पड़ी हैं, वहां खामोशी है। मुझे बताएं कि हर चीज देख रहे हैं। ये अभी पूरा जो ट्रैक है, एक तो बाहर की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि जनफर साहब ने कहा, एक इनके अंदर ट्रैका बना हुआ है। ये इसके फाइनेंसर, ये अदलिया उनकी, और ये अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी, ये तमाम दुनिया को पता है कि इसका जो काले करतूत है वो क्या है। असल तकलीफ यहाँ इसको एक और भी है कि पंजाब उसके हाथ में नहीं है, सिख उसके हाथ में नहीं है, उसके जुल्म की वजह से उसके हाथ में नहीं है। वो उसकी जो पॉलिसी रही है हमेशा से डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी को जो है वो फॉलो करता है। यहाँ ही वो चाहता है, अभी जो उन्होंने शरीयत का ला लाया है, वहां से लोगों की नजरें हटाने की खातर मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और जबर हो रहा है, वहां से दुनिया की नजरें हटाने, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसको पूरी दुनिया में इसका असल जो है ना चेहरा मोदी का दिखाया, ये मकबूजा कश्मीर के हवाले से, वहां से नजरें हटाने के लिए उसने फोकस कर दिया किसानों को। लेकिन किसान जो है, ये किसानों का ये मसला है कि वो खाते पीते हैं। एक एक किसान खानदान जो है 22 से 24 लाख रुपया सालाना अपनी आमदन जो है ना वो कमाता है, इसलिए वो इसकी परवाह नहीं करते। वो अभी इनको जो जलील करके, गरीब करके, अपने फाइनेंसरों को नवाजने के लिए ये जो उसने कानून साजी की है, ये कानून साजी उसकी चलेगी नहीं, ना वो चलने देंगे। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, जिस तरीके से मांडला साहब ने तो सिर्फ पंजाब की बात की, यूपी की बात अगर हम करें, आगरा की बात करें, दीगर रियासतों की बात करें, वो तो जो साउथ ईस्ट स्टेट्स वगैरह हैं वो तो, इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड और दीगर रियासतें, वो तो पहले ही आज़ादी पसंद तहरीकें जो है वो बड़ी तेज़ी से फलती फूलती जा रही हैं, आज़ादी चाह रही हैं। अगर ये पंजाब भी आज से गया ये सब कुछ, तो ये अखंड भारत तो एक तरफ, वो तो ख्वाब वैसे ही चकनाचूर हो गया है। तो फिर हम यही कहें कि नरेंद्र मोदी आपको मुंबई की चंद सड़कें मुबारक हों। देखिए सजाद, अगर आज इंडिया के मुसलमानों का एक अलग मुल्क, जो इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं, अगर उनका अलग मुल्क बने तो वो दैट विल बी फिफ्थ, 5वां दुनिया का बड़ा इस्लामी मुल्क होगा। और उसके साथ साथ अगर आपने जैसे कहा सिखों को देख लें, तो इंडिया जो अपने आप को सेकुलर कहता है, उसका लॉ तो ये कहता है या कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि सिख अपने आप को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सिख काउंट नहीं कर सकता, वो हिंदुओं में काउंट होता है। तो अगर इस तरह बहुत सारी वहां से बहुत सारी माइनॉरिटीज निकाल लें, तो इंडिया के अंदर हिंदुओं की तादाद बजाते खुद ही इतनी कम हो जाती है कि वो परसेंटेज के ऊपर उस जगह नहीं ठहरते जहां वो आज ठहरे हुए। अब ये जो 38 स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में जो आजादी की मुहिम चल रही है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इट्स अ रेड कॉरिडोर, और उसको अपने नक्शे के ऊपर लिख के लगाया है रेड कॉरिडोर, तो वो अगर चले जाते हैं बाहर से, वहां से, तो आप देखिए कि बॉर्डर किस तरह सिक्वीज होते हैं। अब ये जो इस वक्त जो मूवमेंट चल रही है, इसमें कर्नाटक से भी लोग हैं, इसमें हरियाणा से भी लोग हैं, इसमें बिहार से भी किसान आए हैं। और अगर आप बिहार के किसानों की कभी हालत पढ़ लेना, तो आपको आज इस मॉडर्न दुनिया में आपको यहाँ बैठे हुए आप खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। वहां के किसान में इतना वो गरीब और इतना वो दबा हुआ है कि वो उसके पास वो लैंड ही नहीं है जिससे वो अपना, यानी साल की जो उसकी प्रोड्यूस है
उसका जो वो उनके अपने अखबार जो बताते हैं वो 20,000 रुपया बताते हैं उसका साल का जो वो कमाता है। 20,000 रुपए में क्या होता है आजकल, जबकि इंडिया में पेट्रोल 200 रुपए, पाकिस्तान वैसे 92 कंपैरिजन करें तो उधर आता है। तो अब बात ये इकोनॉमिक, और उसके बाद 42 एक बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, आप बैंक से लेके नीचे तक जाएं, ऑटो इंडस्ट्री से लेके नीचे तक जाएं, जो बंद हो गई हैं, जो बैठ गई हैं। 44 बैंक है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, और उनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो यूनिट है उसने रिपोर्ट तैयार कर ली है। तो ये तमाम चीजें जिस तरह चल रही हैं, ये बजाते खुद इस चीज को इंडिकेट है कि जरूरी नहीं है कि एक कहते हैं ना आप दहशतगर्दी, अब जरूरी नहीं है कि दहशतगर्दी जो है वो सिर्फ हथियार से ही हो। दहशतगर्दी लफ्जों से भी होती है, दहशतगर्दी पॉलिसी से भी होती है, दहशतगर्दी जो है आपके तरीकाकार से। तो ये जो दहशतगर्दी का तरीकाकार इन्होंने अपनाया हुआ है, क्या ये कॉमन आदमी इंडिया में एक्सेप्ट कर रहा है? अब वहां पे हो तो ये रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बनते जा रहे हैं जो मजहबी हाई हैंडेडनेस पे, मजहब हाई हैंडेडनेस नहीं बताता। मजहब, कोई दुनिया में ऐसा मजहब नहीं है जो आपको दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देता हो। लेकिन जब मजहब के अंदर आप सियासी, पॉलिटिकल और बिलीफ, अपने बिलीफ के ख्यालात डाल लेते हैं, तो फिर दुनिया में या फैशिज्म आता है, या नाजीइज्म आता है, या मैसलिनिज्म आता है, या हिंदुत्व आ गया। और उस हिंदुत्व की जो शेप आप देख रहे हैं वो ये शेप है कि वो अपने ही अंदर के लोगों को भी दहशतगर्द कह रहे हैं। यानी जो शख्स उनके खिलाफ बोलता है, अगर मीडिया में कोई चीज बोलता है, वो भी दहशतगर्द है, और एक सेंटेंस उनको मिला हुआ है कि ये फिर पाकिस्तान चले जाओ। तो ये तमाम चीजें आर्टिफिशियल चीजें जो है लॉन्गर रन में चल नहीं सकती। असल में तो इनका तिया पाता होना चाहिए था जब इन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था। उस वक्त जो इन्होंने सिखों के साथ जुल्म किया और 3000 सिख इन्होंने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे 6 घंटों के अंदर कत्ल किए हिंदू बलवाइयों ने और आरएसएस के दहशतगर्दों ने। उसके बाद इन्होंने पाबंदी लगाई कि वो केस जो है पार्लियामेंट में वो इशू डिस्कस नहीं हो सकता। अगर सिखों में रेजिलियंस होती और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना होते तो वो उसी वक्त इनका तिया पर। लेकिन अब सिख ये समझ चुके हैं कि इंडिया में रहते हुए उनको किसी तरफ से कोई आजादी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक इकोनॉमी है, एक इकोनॉमिक फैक्टर है बड़े सिख का। जो 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 ताकतवर सिख है ना, पास पैसे के हिसाब से उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि अगर वो खालिस्तान में बिजनेस पड़ेगा तो कितना बेनिफिट होगा और इंडिया में बिजनेस पड़ेगा तो कितना बेनिफिट होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब सॉरी टू कट यू, मैं बड़ी आपसे अहम बात पूछना चाह रहा था। एक मेजर गौरव आर्या है, बड़ा भाषण देते रहते हैं मीडिया में बैठ के, उन तक भी अगर ये हमारी आवाज पहुंच रही है, ये हमारे और दीगर ममालिक की खास तौर पे पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस का बड़ा जिक्र करते रहते हैं और अपनी कीमती तजावीज जो वो समझते हैं कि उनकी कीमती तजावीज वो सारे बैठ के उनको सुन भी रहे होते हैं। ये आपने 38 डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, दलित्स भी सोच रहे हैं आजादी की, ब्राह्मण्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी सोच रहा है, इवन के ब्राह्मण्स की ये हिंदुत्व तो ब्राह्मण्स का एक मखसूस टोला है जिसके लिए बात की जाती है। तो ये हमारी फॉल्ट लाइंस की बातें करके हमें लेक्चर देके अपने थिंक टैंक बना हुआ है ये गौरव, क्या इसको अपनी फॉल्ट लाइंस का पता नहीं? इसका मतलब ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, ये हिंदुस्तान की वासियों को बेवकूफ बना रहे हैं। सजाद आपको पता है इंडियन प्रोपेगेंडा की पिच आपको पता है ना जी? यानी मैं आपको बताऊं कि इंडियन रॉ के अंदर ये जी टीवी जो है रॉ ने इनिशियली बनाया था। अब रॉ के हॉर्क्राइडे के अंदर एक मीडिया एंड टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन है जी इंडियन रॉ के अंदर, और उस मीडिया एंड टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन के जो आलाकार है वो जी टीवी से लेके अभी जो वो पब्लिक टीवी है जो इनका वो था एंकर था जिसके खिलाफ वो अपना वो आया जो अर्नब गोस्वामी टीवी पे चीख रहा होता था, जी जी रिपब्लिक टीवी पे जो चीख रहा होता था, ये सारे और हिंदू जो इनका चैनल है, जो इनका टाइम्स नाउ चैनल है, इस तमाम के जितने बड़े एक उसका जो डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर रॉ का डिप्टी डायरेक्टर होता है जिसको वो इसके अंदर अकोमोडेट करते हैं। और ये जिस वक्त भी कोई इंसिडेंट होता है तो ये एक नैरेटिव उनको देते हैं। अगर आप किसी माजी में जाके किसी भी चीज का एनालिसिस करेंगे, चाहे बालाकोट हो चाहे पुलवामा हो, तो आप देखेंगे तमाम चैनल से एक ही किस्म के जो सवालात और एक ही किस्म के जवाब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किसी जमाने में किसी और वो तमाम के तमाम रॉ ऑपरेटेड होते हैं। अब वो नरेंद्र मोदी ऑपरेटेड होते हैं क्योंकि बहुत सारे स्वामी जैसे लोग हैं जिनकी डायरेक्ट एक्सेस नरेंद्र मोदी तक है। रिपब्लिक में टीवी में न सिर्फ रॉ का पैसा लगा हुआ है बल्कि इंडिया के ब्रिगेडियर साहब मैं इसमें एक ऐड भी करना चाहता हूं, ब्रिगेडियर साहब बल्कि मैं इसमें ऐड भी करना चाहता हूं, आपको भी इल्म होगा, सुधीर चौधरी एक एंकर हैं
जिनको प्लांट किया गया रॉ की जानिब से, और उन्होंने केपी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, उनसे प्लांटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश की और वो एक्सपोज हो गए और रॉ को भी मुंह की खानी पड़ी। तो अगर रॉ कंट्रोल कर रहा है, मीडिया आउटलेट्स को भी कंट्रोल कर रहा है, आजादी इजहार राय को दबाने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रोपेगेंडा और अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, तो क्या पूरी दुनिया में जहां एक फंडामेंटल राइट्स की, एक आजादी इजहार राय की, एक सहाफत की और जर्नलिज्म की एक आजादी की बात की जाती है, ये तो उसके भी मुखालिफ है? मुखालिफ तो बहुत चीजें हैं। जो आप फॉल्ट लाइंस की बात कर रहे हैं, अगर वो तलाश करने बैठेंगे तो आप जम्मू से चलेंगे और ऊपर तक जाएंगे तो आपको हर 10 किलोमीटर पे एक फॉल्ट लाइन नजर आएगी जो इंडिया को, लेकिन इंडिया ने उसको दबाया हुआ था एक ऐसी हाई हैंडेडनेस के दर, जिसमें मैंने आपको कहा कि वो मजहब को अपने पॉलिटिक्स में डाल लेते थे। जी जी, ब्रिगेडियर साहब से हम मजीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी ये कह रहे थे, अगर हम तलाश करना शुरू हो जाएं तो व्हाट्सएप मीडिया जो है आपको लिए चलते हैं कज़ाफी स्टेडियम लाहौर, जहां पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन पहला T20 मैच खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान की इनिंग्स की आखिरी चंद गेंदें बाकी हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन इस मैच में पाकिस्तान ने आज पहले बैटिंग की है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया था। पाकिस्तान की जानिब से आज शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया मोहम्मद रिजवान ने। आज इनिंग्स का आगाज़ किया था मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने। कप्तान बाबर आजम आज की इनिंग्स के आगाज़ में ही रन आउट हो गए, जबकि मोहम्मद रिजवान अपने टेस्ट करियर में सेंचुरी बनाने के बाद आज T20 करियर में भी पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए हैं। इसी ओवर में मोहम्मद रिजवान ने अपने T20 करियर का बेस्ट स्कोर बनाया है। इससे कबल वो 89 रन बना रखे थे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ। आज के मैच में उन्होंने इस पहले T20 मैच में सेंचुरी स्कोर की है। 104 रन पर मौजूद हैं क्रीज पर, जबकि उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद नवाज। पाकिस्तान ने अपने इनिंग्स के आखिरी ओवर में अब तक 168 रन बनाए हैं, जबकि 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इनिंग्स की आखिरी गेंद, जबकि फिलकवायो की इस गेंद को मिड ऑफ की जानिब खेलकर 1 रन बनाया। पाकिस्तान ने 169 रन स्कोर किए हैं और यूं 169 रन पर पाकिस्तान की इनिंग्स मुकम्मल हुई। 6 खिलाड़ी आउट हुए। 170 रन का हदफ दिया है पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान क्लासन ने आज टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है। 20 ओवर्स में पाकिस्तान ने 169 रन बनाए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान कयूम। ज़ीशान, पाकिस्तान की इनिंग्स को कैसे सम अप करेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान की इनिंग्स को हम सिर्फ इस तरह से हम याद रखेंगे कि आज मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 170 रन का जो है वो साउथ अफ्रीका को हदफ दिया है। हमारे बाकी तो कोई बैट्समैन खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका, लेकिन रिजवान की शानदार बैटिंग की वजह से पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे टोटल तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। मोहम्मद रिजवान ने आज एक तो ओपनिंग की और दूसरा उन्होंने अपने करियर की पहली सेंचुरी बनाई है। ये T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से वो पहले विकेट कीपर बैट्समैन भी बन गए हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। उन्होंने 64 गेंदों का सामना किया है और 104 रन पर वो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। 7 छक्के लगाए हैं, 4 चौके लगाए हैं रिजवान ने, और इनकी शानदार बैटिंग की वजह से ही आज पाकिस्तान जो है वो 170 रन का हदफ बनाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर जो है वो 169 रन बनाए हैं, और साउथ अफ्रीका की तरफ से फिलकवायो ने 2 विकेटें हासिल की हैं, जबकि फोर्टियन ने सिम्पामला और तबरेज शमसी के हिस्से में जो है वो एक विकेट आई है। अब देखना होगा कि जो है वो पाकिस्तान टीम जो है वो बॉलिंग किस तरह से करती है, क्योंकि लाहौर में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी हो सकता है। तो साउथ अफ्रीका को जो है ये हदफ साउथ अफ्रीका आसानी तो से निशान, अगर ड्यू फैक्टर है, हम पहले भी बात कर रहे थे टारगेट की 170 180 आप कह रहे थे, तो 170 रन का हदफ आपको लगता है कि हमारे बॉलर्स या फिर इस ड्यू फैक्टर की वजह से जो कंडीशंस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की इस वक्त हैं, हम डिफेंड कर पाएंगे? हमें विकेट्स हासिल करना होगी, हमें फील्डिंग ज़्यादा अच्छी करनी होगी, कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को अपर हैंड तो है क्योंकि हम तो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, और साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं ये इनको पाकिस्तान की कंडीशन में किस तरह से बैटिंग करनी है इसका ज्यादातर प्लेयर्स को अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर प्लेयर्स उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं और अर्ली विकेट हमेशा वो निकाल कर देते हैं पाकिस्तान को। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में उनका साथ हारिस रऊफ देंगे,
और फहीम अशरफ भी फास्ट बॉलिंग में जो है वो काफी कारआमद साबित हो सकते हैं। स्पिनर भी पाकिस्तान ने आज रखे हैं, उस्मान कादिर और मोहम्मद नवाज, दोनों जो है ये स्पिन बॉलिंग भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान के पास वो काफी अच्छा है, और अगर हम जल्द विकेटें हासिल कर लेते हैं और साउथ अफ्रीका को अर्ली प्रेशर उसको डाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है ये मैच जीत सकता है। पाकिस्तान ने 170 रन किया, और अब यकीनन इससे पहले हम ये बात करने वाले थे कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में आज इफ्तिखार अहमद को शामिल किया गया था, साथ साथ हुसैन तलत को शामिल किया गया था, और मोहम्मद नवाज आज ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किए गए हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से यकीनी तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस आज नहीं दिखाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान कयूम, आप हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स मुकम्मल की है पहले T20 मैच में गजाफी स्टेडियम लाहौर में, और पाकिस्तान ने 169 रन स्कोर किए, 6 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के लिए आज का दिन, आज की इनिंग्स यादगार रही। 104 रन नाकाबिले शिकस्त, वो क्रीज पर मौजूद रहे। पहले पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने T20 में सेंचुरी स्कोर की है। अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन ये मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। हमारे इनवॉइस हैं, हमारे वफूद हैं, ये किस तरह इन्हें काम करने की जरूरत है? एग्रेसिव टोन होनी चाहिए हमारी, एग्रेसिव टोन अगर है नहीं है तो वो किस तरह की होनी चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, दब जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो पॉलिसी है हमारी बिल्कुल एग्रेसिव होनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी शैतान का बच्चा मुझे ये बताया कि जब भी इनको हमने गर्दन से पकड़ा, इन्होंने अपने झुके आगे आकर फिर दुनिया की भी आंखें खुली हैं। अगर हम महज तकरीरों के ऊपर इनको समझाने की कोशिश करेंगे, पूरी दुनिया इनके जुल्म बर्बरियत को समझती है। समझने के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पड़ी हुई है, जब करारदादें पड़ी हुई है, हर चीज मौजूद है, लेकिन जो बंदा खुद ही अमल ना करवा सके, मुझे ये बताया कि किसको बताएंगे हम? अक़वाम मुत्तहिदा तक, जिनका अपना फैसला है कि भाई इसके ऊपर हक़ खुद अरादियत दे रहा है, लेकिन कौन दिला रहा है? जो ताकतें आज इंडिया के हुजम के लिहाज से उसको सोने की चिड़िया समझ रही हैं, हर उनका जुल्म उनको जुल्म नजर नहीं आ रहा, उनकी बर्बरियत उनको बर्बरियत नजर नहीं आ रही। ये इसराइल हो, अमेरिका हो, इनके बयानात सुने, बयानात के पीछे इनकी हिडन सोच देखें, क्या नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कोई मुसलमान मुल्क होता, कोई आवाज इस तरह की उठ जाती, जिस तरीके से ये डिसइंफो लैब जहां हुई है दुनिया में जाहिर हुई सामने आके, अगर ये पाकिस्तान की होती तो अमेरिका का क्या रिएक्शन? लेकिन माडला साहब एक खुशाइंद बात है, एक खुशाइंद बात है। मैं कल की डेवलपमेंट भी आपको बताऊं। एक रुकने पार्लियामेंट हैं बरतानिया के, ब्राह्म्स, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि उनके स्टेट मिनिस्टर भी, उन्होंने भी ये बात की है कि हम अपनी माशी तरक्की के लिए या अपनी ट्रेड के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इंसानी हुकूक की जो पामालियाँ हिंदुस्तान में हो रही हैं। बरतानिया से तो आवाज़ें भरपूर अंदाज से उठ रही हैं। देखिए, बात यह है कि हर मुल्क से आवाज़ आई, बरतानिया से आई, मेंबरान पार्लियामेंट ने आवाज़ दी, लेकिन यहाँ असर क्या, ग्राउंड के ऊपर उसका असर क्या पड़ रहा है? ग्राउंड में मुझे बताएं ना कि उनका जुल्म कम हो रहा है, उनके हाथों से बंदूकें बाहर आ रही हैं। ये तो अल्लाह का अपना एक निज़ाम है। मुझे ये बताएं कि अभी उनकी अफवाज में आला सतह के ऊपर 2 जर्नैलों का जो है ना वो इख्तलाफत सामने आ गए, अलोक किलर और के पसवाल का। फिर उनकी फौज के अंदर खुदकशियों की तादाद कितनी बढ़ती जा रही है। आप उनकी अगर पार्लियामेंट पूरी उठा के देखें तो कितने परसेंट, 15 से 20% पार्लियामेंट जो है वो क्रिमिनल है, उनके ऊपर FIR हैं। मुझे बताएं कि उनके ऊपर आप तवक्को लगा, हमारे सामने योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्राइम मिनिस्टर खुद जिन पर पर्चे हैं, जिन पर बैरूनी पाबंदियां लगी थी सफर की, वो अमेरिका जिसने उसकी एंट्री बंद की हुई थी, दहशतगर्द डिक्लेयर था, तो वो आज क्या दहशतगर्द मोदी की दूसरा बढ़ गया? वो क्या उससे ज्यादा खतरनाक? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा कि हम आवाजों की बात तो बिल्कुल करते हैं, बड़ा मुतहर्रिक दिखाई दे रहा था राहुल गांधी और कांग्रेस की भी अगर हम बात करें। ओवरऑल हमने प्रोटेस्टर्स के हवाले से, फार्मर्स के जो प्रोटेस्टर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके हवाले से तो अपोजिशन का एक रद्द अमल तो देखा है, लेकिन कांग्रेस की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, मकबूजा वाडी में आर्टिकल 370 और 35A के बाद वो रद्द अमल सामने नहीं आया जो आना चाहिए था एक सेकुलर स्टेट की बहाली के लिए, जो गांधी के दावे थे, राहुल गांधी के। आप नहीं समझते कि ये भी प्रेशराइज है, इस वक्त अपोजिशन भी प्रेशराइज है, उनको भी कत्ल कर दिया जाता है, उनको भी कत्ल की धमकियां दी जाती हैं, या वजूहात कुछ और हैं?
कौन सा सेकुलर इंडिया से जात, पहले तो ये डिसाइड कीजिए। नहीं सर, वो खत्म हो गया। राहुल गांधी तो कह रहे थे हम बहाली चाहते हैं। आजाद हुआ था ना, पाकिस्तान इंडिया आजाद हुए थे ना, तो 1947 अक्टूबर 1947 18 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक आप डिटेल्स उठा के देखें, जब महाराजा की फौज ने और इंडिया ने वहां पर कितने सारे कश्मीरियों को कत्ल किया गया। रोजाना को 3000 लोग जो है उनका खून किया गया था, और ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। कौन सा सेकुलरिज्म आप उठा के देखें तो वहां इंडिया के अंदर कोई अपना 20 या किस्म 20 इंस्टेंट। जी सिद्दीकी साहब, कांग्रेस के हवाले से अगर हम बात करें, अपोजिशन के हवाले से हम बात करें, एक मौसर आवाज आनी चाहिए थी, एक शदीद रद्द अमल आना चाहिए था। इसका मतलब यह एक स्टेट पॉलिसी और काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज भी कर चुकी है अपोजिशन। गो के प्रोटेस्टर्स जो है उनके हवाले से तो बड़ा रद्द अमल हम देख रहे हैं, सामने आ रहा है, और मैं तो कहता हूं कि सांस नहीं लेने दे रही इस वक्त अपोजिशन जो है। डॉक्टर साहब देखिए, कांग्रेस के जो पहले लीडर्स थे ना, जिस तरह इंदिरा गांधी थी, उसके बाद दूसरे भी जो है वो बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ के मालिक थे। लेकिन जब से ये राहुल गांधी है या सोनिया गांधी है, इनकी कोई पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसका फ़ायदा उठाते हुए आप देखें कि मोदी जैसे लोग जो है वो इक़्तिदार के अंदर आ गए। तो अपोजिशन का इस वक्त कोई ख़ास रोल नज़र नहीं आता, उनकी कोई आवाज़ इतनी नज़र नहीं आती, कोई मौसर आवाज़ नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से मोदी के जो खुल खेल के वो जो इसने ये अपना दहशतगर्दी पाकिस्तान इंडिया के अंदर शुरू की हुई है, वो खुल खेल रहा है वहां पर। अच्छा, मैं इसी वाले से ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि हमारा राब्ता थोड़ा मुनक़ता हुआ था। ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि इस वक्त जो क़यादत है और इस वक्त जो कांग्रेस के रहनुमा हैं, आपको याद होगा राहुल गांधी को तो एयरपोर्ट से आने नहीं दिया जा रहा था, उसके पीछे पुलिस भेज दी गई थी। आज कुछ थोड़ा बहुत फार्मर्स के हवाले से तो बात हो रही है, लेकिन दीगर मामलात पे खामोश क्यों हैं? वेरी शॉर्ट सर। खामोश, वेरी खामोश बताऊंगा। इसमें एक बरकत दत्त की एक किताब है, द अनक्वाइट लैंड, स्टोरीज फ्रॉम इंडिया फॉर टाइम्स, और उसके अंदर उसने पूरा जो जस्ट निकाला है, उसने कहा कि इंडिया के अंदर एक तो यूज ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंस और दूसरा है नेचर ऑफ पावर पॉलिटिक्स, जो तमाम चीजों को डोमिनेट कर लेती है, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, और इसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉबरी मास्क होता, तो आप मुझे बताइए उसके बाद कौन सा सेकुलरिज्म रह गया था? ये जहां पे मुसलमानों के मसले होते हैं वहां कांग्रेस भी खामोश रहती है जी। ये तो फॉर्मर का मसला है मुख्तलिफ स्टेट से, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक मुसलमानों का मसला होता है, वहां तो कांग्रेस ने 2002 में गुजरात राइट्स हुए थे, उसके अंदर कितने क्या नरेंद्र मोदी वहां चीफ मिनिस्टर, तो कांग्रेस ने क्या किया था? कुछ नहीं किया। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे बताइए। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। मैं अगले किसी प्रोग्राम में तफसीलन फिर आपको मदऊ करेंगे, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। आपने हमें वक्त दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाजरीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।